नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं और इसके साथ ही डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में जैसे हम तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं, कई गंभीर बीमारियों का जो कहा जाता है कि लाइलाज है, उन पर भी हम चर्चा करते हैं और उनके इलाज के बारे में भी बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व भर में सबसे जानलेवा बीमारी यानी एड्स और HIV के बारे में। तो क्या है एड्स, HIV क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ इसके बारे में कई मिथ पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार जी। सर, HIV और एड्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे, और सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एड्स क्या है और HIV क्या है। ठीक है, HIV तो वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये वायरस का इन्फेक्शन अगर हमें हो जाए तो उसको HIV कह सकते हैं। एड्स उस HIV वायरस से जो हमारे शरीर में सिम्टम्स आते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी सेल्स CD4 काउंट्स कम होने लग जाए और उसके कारण से हमारे शरीर में अलग अलग रोग होने लग जाए, जैसे सिंपल फीवर बार बार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, यह भी एक लक्षण हो सकता है। सभी इन्फेक्शस डिजीज जो है उनके सिम्टम्स HIV के हो सकते हैं। HIV में कोई सिम्टम वाइज एड्स में अलग नहीं होता। बस HIV एक प्रिमिटिव स्टेज है, पहली की अवस्था है जो वायरस के नाम से है, और एड्स उसकी जब शरीर में बीमारी प्रकट हो गई तब वो एड्स है। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि ये घातक किस तरह से होता है। देखिए, हमें हमारे शरीर में इम्यूनिटी का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत महत्व है। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी बाहर से कोई ऐसा एंटीजन हमारे शरीर में जाए, कोई बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे शरीर का अपना नहीं है, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल्स, इम्यून सेल्स, उसको रोकते हैं, उसको अपना अटैक नहीं करने देते। एड्स में इम्यूनिटी घट जाती है। एड्स बीमारी जो है वो दिक्कत इसी बात की है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है, तो छोटा सा इन्फेक्शन, माइनर इन्फेक्शन भी शरीर को बहुत परेशानी में डाल देता है। तो एड्स में कोई अलग से कुछ नहीं होता। जो नॉर्मली इम्यूनिटी होती तो हम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ पाता हमारा शरीर, वो लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो एड्स इस तरह से जानलेवा है कि इम्यूनिटी खत्म हो गई है। सर, इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि हम इसको कैसे, मैं भी संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी कि हम इम्यूनिटी पर कैसे काम करें, थोड़ा सा भी शॉर्ट में बताएं। हाँ, देखिए, इम्यूनिटी पे तो कई ढंग से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम आध्यात्मिक पहलू इलाज सोचते हैं, तो हमें यह देखना होगा कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए कई सारे उपाय हैं। जो मेडिकल पैराडाइम है उसमें काउंट से, WBC काउंट्स, जो इम्यून सेल्स है उनके काउंटिंग से ही इम्यूनिटी को एसेस किया करते हैं। उस काउंट पर हम एक्टिवली काम नहीं करते हुए, हम यहाँ तो एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल पे, और कैसे हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं उस पर काम करते हैं, और बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मेन बात जो है, HIV और एड्स में ज्यादा फर्क नहीं है। HIV वायरस से ही एड्स बनता है। अगर हम अपना ध्यान वहां पर नहीं रखते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी वीक होने लगती है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो HIV एड्स का फॉर्म ले लेता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो HIV किसी व्यक्ति को हो सकता है HIV हो, कई साल तक HIV रहे, लेकिन वो एड्स में कन्वर्ट ना हो। जी सर, मेरा आपसे यही सवाल था कि जैसे HIV काफी लोगों को होता है, काफी लोगों में देखा जाता है, और लोगों में ना एक मानसिकता ये बन जाती है कि जो HIV है वो एड्स बनेगा ही बनेगा। हाँ, यहाँ पर मेडिकल पैराडाइम में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि HIV कब एड्स बने। इस बारे में किसी को कुछ महीने लग सकते हैं, किसी को कुछ साल लग सकते हैं, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक तरीका अभी तक मेडिकल पहचान ही नहीं पाया है। बस यहाँ पर यह जानना है कि जब हमारे भीतर इम्यूनिटी के सेल्स कम होने लग जाए, तब ये HIV एड्स का रूप ले लिया, और तब ये जानलेवा है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति को HIV हो, लेकिन अगर वो अपना ध्यान रख लेता है और उसके इम्यून सेल्स नीचे नहीं जाए, उसका HIV एड्स ना बने, तो वो एक रिजनेबल जिंदगी
जी सकता है। तो सभी HIV वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। HIV वाले अगर अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, अपना ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखें, तो काफी हद तक बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि HIV एड्स घातक हो सकता है, लेकिन हम इससे ये जानलेवा नहीं भी हो सकता अगर हम अपना ध्यान रख लें तो सबसे पहले समझना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखने के लिए हमें इनिशियल स्टेज पर इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन से लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचाने कि HIV एड्स हमारे बॉडी में प्रवेश कर चुका है? देखिए, लक्षणों के आधार पर HIV या एड्स को नहीं पहचाना जा सकता। कोई भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसके लक्षण ठीक नहीं हो रहे हो, तो कोई भी इन्फेक्शन है तो जो रूटीन टेस्ट किए जाते हैं उसमें HIV का टेस्ट भी किया जाता है, और अगर HIV के मार्कर्स आए तो फिर लगता है कि हाँ, इसका भी इन्फेक्शन है। तो लक्षणों से एड्स को अलग रूप से नहीं पहचाना जा सकता। जो जनरल इन्फेक्शन के लक्षण है, जो सबसे कॉमन तो हो सकता है कि इन्फेक्शन है, और कोई भी क्रोनिक डिजीज है उसमें जब वीकनेस आ सकती है, वेट कम होता है, वीकनेस आती है, तो फिर सभी रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं, तो HIV का टेस्ट भी कराया जाता है। तो ऐसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन लक्षण स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ, अगर इसका मतलब ये लक्षण है तो HIV होगा, या ये लक्षण नहीं है तो HIV नहीं होगा। लक्षणों के आधार पर पहचानना या अलग करना वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली अगर हमको चेक करना है तो हमें टेस्ट ही कराना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल सके। तो सर, अब आपसे बात कर लेते हैं इम्यूनिटी पर, कि इम्यूनिटी जो हमारी होती है वो वीक हो जाती है, जैसा कि आपने बताया, जब HIV हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। तो इस पर मैं समझना चाहूंगी कि इसको हम फिर कैसे बढ़ाएं। राइट, देखिए, मेडिकल में जो पैराडाइम है कि CD4 काउंट एक तरह का इम्यून सेल्स है जिसको एसेस किया जाता है कि इसके नंबर कम हो जाते हैं। अब ये इम्यून सेल्स किस तरह से बनते हैं, इस पर बहुत ज्यादा मेडिकल में अभी तक बात समझा नहीं गया है। हम नेचुरोपैथी में और स्पिरिचुअल थेरेपी में अगर हम बात को समझें, तो जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए चीजें हैं, अगर हम अपने ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो जो भी एक नॉर्मल पर्सन को स्वस्थ होने के लिए करना चाहिए, या जब कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो अब उसको वापस ट्रैक पे लाना है, तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि उसका डाइजेशन इजी रहे, माइंड हैप्पी रहे, उन्हीं बातों का यहां पर ध्यान रखना है। इन्फेक्शन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बढ़ाई नहीं जाती। इम्यूनिटी तो हर एक इन्फेक्शन में एक ही होती है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए हमें ओवरऑल हेल्थ को बेसिकली बेहतर करना होगा। खान पान से लेकर सोच तक, अपनी ऊर्जा के प्रयोग तक अगर हम काम करते हैं तो इम्यूनिटी को सिग्निफिकेंटली बेहतर किया जा सकता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया, हम योग पर काम कर सकते हैं और डाइट पर ध्यान दे सकते हैं, तो क्या आप इनको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि हम कौन सा योगासन अपनाएं? और एक्यूप्रेशर पर भी आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे हम एक्यूप्रेशर के थ्रू इस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे ना सबसे पहले मैं माइंड पर जाना चाहूंगा, क्योंकि माइंड सबसे सूक्ष्म है और फिर उसके बाद फिर चीजें आ रही है शरीर के तल पे। तो माइंड में व्यक्ति का खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई हे की जो पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ, जिसपे हमने परिवर्तन में रिकॉर्ड किया है, तो उसमें लुई हे ने एड्स के मरीजों के साथ भी बहुत अच्छा काम किया और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले थे। तो खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में एड्स को लाइलाज और जानलेवा बीमारी माना जाता है। अगर इम्यून सेल्स कम हो जाए तो ये रिस्की है भी। उसका जो डर एक व्याप्त हो गया है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो उससे होता है। तो अगर हम डर पर काबू कर ले, अगर हम खुश रहना सीख ले, तो आधा मैच तो हम जीत गए, ठीक ना। तो माइंड के लेवल पर सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है। डरना नहीं है, समझना है। जब भी अब देर हो गई, भूल हो गई, किसी तरह से इन्फेक्शन बॉडी में आ गया, अब क्या करें? अब अपने डर को कम कैसे करें और अपने आप को खुश कैसे रखें?
तो खुश रहने के लिए हमें योगा का अभ्यास करना चाहिए, हमें प्रकृति में जाना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। योगा एंड वॉकिंग ये मैं रिकमेंड करूंगा किसी भी व्यक्ति को, वो कितना भी वो डिप्रेशन में है, कितना भी डरा हुआ है, उसको नॉर्मल ट्रैक पे लाने के लिए। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति फिजिकल मूवमेंट नहीं करेगा तब तक हमारा माइंड हैप्पी नहीं रह सकता। यस, फिजिकल मूवमेंट करने से हम एक्टिव रहते हैं, खुश हो सकते हैं। और फिजिकल मूवमेंट अगर प्रकृति के साथ किया जाए तो वो बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, जरूरी बात है, मन को खुश रख करने के लिए फिजिकल मूवमेंट, वॉकिंग और रेगुलर रूप से योगा का प्रयोग हो। मन के तल पर इससे शुरुआत हो करनी है। बिल्कुल सर, मन के तल पर और हम क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ, जब हमारे लाइफस्टाइल रूटीन में वॉकिंग और योगा आ चुका हो तो हम योगा के गहरे पहलू, जो कि ध्यान है, मेडिटेशन, हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब डर बहुत ज्यादा है तो इस बात को भी मैं समझता हूँ, यहाँ पर मेडिटेशन में जो बैठना है उसके साथ वॉकिंग का या कोई मूवमेंट का, योगा का भी होना जरूरी है। क्योंकि जब डर काफी ज्यादा व्याप्त हो गया हो, है ना, सिर्फ सिटिंग वाले मेडिटेशन से बहुत बार हेल्प नहीं हो पाती है। हमें इस बात को समझना है कि किस कंडीशन में किसका कितना रोल है। एड्स के मरीजों के लिए फिजिकल मूवमेंट पहले आ जाएगा, पहली प्रायोरिटी हुई चाहिए, और उसके साथ फिर उसको मेंटेन करते हुए हमें जीवन में ध्यान के अभ्यास को जोड़ना है। और जब किसी को एड्स होता है तब तो उसकी जिंदगी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। उसका पूरा फोकस अब अपने हेल्थ को मेंटेन करना होता है, किसी तरह जिंदगी चले तो एक सिग्निफिकेंट टाइम तो देना ही पड़ेगा। अपने 24 घंटे में एक अच्छा कई घंटे तो योगा भी करना है और ध्यान में भी बैठना है। जो ध्यान है वो तो हम सांसों के साथ अपनाते करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ पीएमसी हिंदी पर बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक अवेलेबल है। मेडिटेशन म्यूजिक के साथ आंख बंद करके हम अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाते हैं। सांसों पर जब ध्यान लगाते हैं तो इससे हमारा मन शांत होता है। याद रखिएगा, कंडीशन प्रोवाइडेड है कि आपने पहले कोई फिजिकल एक्टिविटी करी है। मेडिटेशन के इमीडिएट पहले ना करी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने लाइफ में आप मूवमेंट प्रोसेस भी कर रहे हैं तो आप इससे एक हैप्पीनेस लेवल उससे भी आ रहा है। कोई व्यक्ति बिल्कुल डरा हुआ हो और डायरेक्ट वो मेडिटेशन को अगर अपने जीवन में ऐड कर ले तो फायदा मिल भी सकता है और हो सकता है फायदा ना मिले। एड्स के मरीजों को फिजिकल वॉकिंग, फिजिकल मूवमेंट जरूर करना है और साथ में ध्यान का अभ्यास करना है। फिजिकल मूवमेंट से हमारी बॉडी में इंडोर्फिन रिलीज होना शुरू होता है। इंडोर्फिन एक हैप्पीनेस हार्मोन है। और जो मेडिटेशन में जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तब सेरोटोनिन नाम का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। तो हैप्पी हार्मोन भी कई तरह के हैं और वो अलग अलग एक्टिविटी से जनरेट होते हैं। जो वॉकिंग वाला हैप्पी हार्मोन है वो सिटिंग मेडिटेशन से नहीं हो पा सकता। जो सिटिंग वाला मेडिकल जो हैप्पी हार्मोन है वो वॉकिंग से नहीं हो सकता। फिजिकल योगा, आंख बंद करके सांसों के साथ ध्यान योगा का अभ्यास, ये दूसरा तरीका है माइंड पर काम करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि हमें वॉकिंग भी करनी है और हमें ध्यान में भी बैठना है, क्योंकि दोनों कार्यों के दौरान अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हमें हील करने में बहुत मदद करते हैं। तो सर इसके अलावा जैसे कि आपने बताया हमने योगा करना है, हमने ध्यान करना है, तो मैं एक्यूप्रेशर पर भी आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे समझना चाहूंगी जैसे कि कोई नॉन ध्यानी है जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया और HIV का उनको पता चला है, अगर वो व्यूअर हमें अभी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि उनको ध्यान की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले तो उनको वॉकिंग का रूटीन अपने जीवन में लाना है या कोई फिजिकल योगा का, और जब वो आ चुका हो तो मेडिटेशन का लाना है। मेडिटेशन के रूटीन में हमारी स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो है पीएमसी हिंदी पर, उसको देख सकते हैं। और हम डायरेक्ट भी अभ्यास को समझ सकते हैं कि कभी भी हम ध्यान में बैठने के लिए बॉडी का पोस्चर महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला के रखते हैं, पैरों को आपस में मिला के रखते हैं और आंखों को बंद करके अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाते हैं।
स्पिरिचुअल रियलिटी किसी ने देखा हो तब तो पूरी तरह से, और नहीं तो अगर सिर्फ इतना आंख बंद करके सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो इससे इतने मात्र से वो उनका ध्यान धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। अभ्यास नहीं होने से शुरुआत में मन भटकता है, लेकिन अगर एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक लगाकर बैठेंगे तो ध्यान तो फिर लगता ही है, फिर जरूर ध्यान मन शांत होना शुरू हो जाता है। आधे घंटे से 40 मिनट और बाद में फिर 1 घंटे, इतना समय एक बार में ध्यान में देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ये जो आपने बताया, जो हमारे नॉन ध्यानी अभी व्यूअर्स जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो अपनी ध्यान की यात्रा में आप कदम रख रहे हैं, तो उसके लिए तो आपने बताया। अब मैं समझना आपसे चाहूंगी कि अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में समझना चाहूंगी कि HIV और एड्स के मरीजों के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स काफी कारगर साबित हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, यहाँ पर हम बॉडी के जो हमारे 5 मुख्य ऑर्गन हैं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी, इन 5 के ऐसे किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम कर सकते हैं। तो मैं हार्ट से शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे हार्ट की जो नाड़ी है वो हमारी छोटी उंगली में आती है, तो हम अपनी छोटी उंगली का मसाज कर सकते हैं। पहले टिप्स का मसाज करेंगे, फिर उसके मिडिल पोर्शन का मसाज करेंगे, फिर इसका बेस का मसाज करेंगे। हमें छोटी उंगली को पूरी तरह से मसाज करना है, टिप्स, मिडिल पोर्शन और उसका बेस। इस मसाज में हम लगभग 2 मिनट का समय देंगे। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। छोटी उंगली पर मसाज करने के साथ साथ हम हर एक उंगली का टिप्स मसाज कर सकते हैं। जो उंगलियों के टिप्स होते हैं ये बहुत वैल्यूबल होते हैं। इसके साथ हम अपनी कलाई पर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे, क्योंकि हार्ट अगर हेल्दी रहेगा तो ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और फिर बाकी बातें कंट्रोल में आ सकती है। शुरुआत HT7 से, हार्ट 7 से करनी है। फिर जैसा रिपोर्ट में हो, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट में पता चल जाता है कि लीवर कैसा काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, जिस ऑर्गन पर लगे कि हाँ इसका रिपोर्ट गड़बड़ हो रहा है, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट पर फिर काम करने की जरूरत है। तो कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। छोटी उंगली और HT7 दोनों हाथों में करना होगा। ये सर, इसके अलावा और हम क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे काम करें अपने शरीर पर? हम भोजन के माध्यम से काम कर सकते हैं। राइट फूड, तो यहां पर हमें इस बात समझनी होगी कि जो अनाज है और खासकर जब उसे आग पे पकाया जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए उतना सुटेबल नहीं है जो फल और सब्जियां हैं। और अगर कुकिंग फूड ही लेना है तो फिर मिलेट्स बेस्ट फूड है। जो भी एड्स के मरीज हैं उनको अपने भोजन पर काफी सात्विकता लाने की जरूरत है। मिलेट्स खाना आप शुरू कर दें। फल, सब्जियां और मिलेट्स, ये 3 फूड ले। गेहूं और चावल को बंद कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर की इम्यूनिटी धीरे धीरे बेहतर होती लगती है। मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। जौ, बाजरा, रागी के परिवार के ये 5 मिलेट्स हैं। डॉक्टर खादरवली के द्वारा इस मिलेट्स को सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कोडो, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, ये 5 तरह के मिलेट्स हैं। इनके खमीर बनाकर, इनको फर्मेंट करके इनका सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा हमें फल लेना है और सब्जियां लेनी है। फल, सब्जियां और फर्मेंटेड मिलेट्स जब हम लेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए सबसे अधिक सुपाच्य है और सबसे अच्छे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सर, क्या इसके साथ ही हम वेजिटेबल्स और फ्रूट जूस भी इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल। वेजिटेबल का जूस, फ्रूट का जूस, ये सभी का सेवन किया जा सकता है। क्या सर यहाँ पर हमें थोड़ा डिटॉक्स पर भी काम करना है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है डिटॉक्स पे काम करना। तो डिटॉक्स पर काम कैसे करें, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे जो शरीर में जंक या फिर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपसे जानना चाहूंगी कि HIV के पेशेंट्स जो हैं वो कैसे डिटॉक्स पर काम करें। देखिए, अभी यहाँ पे हम HIV और एड्स दोनों के पेशेंट ले रहे हैं जी। HIV यानी कि सिर्फ उनका अभी ब्लड रिपोर्ट में रिपोर्ट आया हुआ है। एड्स लक्षण भी प्रकट होने लग गए। दोनों के ही
मरीज को एक साथ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। कि अगर उनकी बॉडी अलाउ करती है, जो कि कर सकती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, रात में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना। रात के 12 घंटे की विंडो में हम दिन में भोजन करेंगे और रात में भोजन नहीं करेंगे, तो बॉडी को ये डिटॉक्स करने का मतलब मौका मिलेगा। एलोपैथी के सिस्टम में ये डिटॉक्स करने पर फोकस नहीं के बराबर है, तो वहां पर यह चीज तो बोली भी नहीं जा रही है ना। अब डिटॉक्स करने के कई सारे मेथड्स हैं, तो जो बिल्कुल जेंटल मेथड है कि दिन में हम 12 घंटे में भोजन करेंगे और रात के 12 घंटे हम कुछ नहीं लेंगे। वैसे तो ये 16 घंटे का है, लेकिन अगर बॉडी में वीकनेस अगर आई हो तो 12 घंटे तो फास्ट तो कर ही सकते हैं। मतलब बहुत आदमी वीक हो गया हो तो अलग बात हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल बेड रिडेड पेशेंट होता है, कोई बिस्तर पे है, वो भी 12 घंटे रात में बिना खाए रह सकता है, दिन के समय 12 घंटे खा सकता है। तो ये, लेकिन इसको फिर बिल्कुल नियम से करना है कि रात के 12 घंटे में वो कुछ भी खाने की चीजें अपने शरीर में नहीं डालेंगी, तब शरीर अपने आप को डिटॉक्स कर पाएगा। और अगर उनकी बॉडी में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, अगर वो कर सकते हैं, तो 16 घंटे का 15 से 16 घंटे का फास्ट होना चाहिए, यानी कि 8 घंटे की विंडो में खाएं। सुबह 10 बजे अगर ब्रेकफास्ट लिया है तो शाम 6 बजे तक अपना वो डिनर ले लें। अगर ऐसा करेंगे तो ये डिटॉक्स करने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका है। उसके अलावा नेचुरोपैथी में बहुत सारे हैं, इनिमा मेथड होता है ना। योग में षट कर्म है, कुज्जल है, संघ प्रक्षालन है, लेकिन फिर ये निर्भर करता है कि शरीर में अब स्ट्रेंथ कितनी बची है, कितना। तो किसी योग प्रशिक्षक के नजर के दिशा निर्देश में ही कि ऐसी कोई क्रिया करे ना। 12 घंटे का जो फास्ट है या 14 घंटे का फास्ट है, वो तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना है। हाँ, रात्रि भोजन नहीं करना है जी सर। इसके साथ ही मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जो अभी जैसे कि उनकी अब जो बॉडी है वो वीक हो रही है, इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होने लगी है, तो जो पर्सन अभी नए हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए नए हैं, तो क्या उनको डेली ये करना जरूरी है या वीक में करें, या कैसे वो अपनी दिनचर्या डेली करेंगे तो ज्यादा बेहतर है ना। क्या है इसमें आदत की भी बात है। अगर माइंड पे अगर वो कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं तब तो ये बेहतर रहेगा। डेली ही इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए। लेकिन इनिशियल लेवल के लिए हम क्या हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं? 3 बार, हफ्ते में 3 से 5 बार। हफ्ते में 3 से 5 बार हम कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद में हमें यही ध्यान रखना है कि हम रात्रि भोजन का मेनली त्याग ही करें। हाँ। रात्रि में भोजन ना करें। अगर आपको भूख लग रही है तो फ्रूट्स तो ले सकते हैं सर। वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप, क्योंकि वो लिक्विड होता है तो डाइजेस्ट करना बहुत इजी है बॉडी के लिए। ओके सर। इसके साथ ही जो आपने बताया कि हम खाने पर काम करके कैसे अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं, इम्यूनिटी को अपनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप एक बुक रिकमेंड करते हैं लुई एल हे की, यू कैन हील योर लाइफ। उन्होंने भी अपने माइंड पर काम करके कैंसर जैसी खतरनाक और बड़ी बीमारी को, जिसको बोलते हैं लाइलाज बीमारी को, खत्म कर दिया था। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या हम इस तरह से किसी अफर्मेशन का इस्तेमाल करके HIV या एड्स पर काम कर सकते हैं? थोड़ी राहत उसमें मिल सकती है क्या? लुई हे ने जो किया ये माइंड बॉडी मेडिसिन के रूप में डेवलप हो रहा है कि हम अपने माइंड पर काम करते हुए बॉडी पर काम कर सकते हैं। और लुई हे ने भी बहुत लोगों को हेल्प किया। वो एड्स मरीजों को पर भी काम करती थी और बल्कि उनके लिए एक रैली टाइप निकालती थी जिसको हेयर राइड कहा करती थी। और उस हेयर राइड में बहुत लोग एंजॉय करते थे। मस्ती होती थी, गाना होता था, बजाना होता था, नाश्ता होता था। तो जब इंसान जब खुश रहता है ना, उसकी ब्यूटी तो ऐसे भी अच्छी होने लग जाती है। तो बिल्कुल हमें माइंड पर काम करने की जरूरत है। लुई हे ने भी ये सिखाया है। लुई हे ने कीमोथेरेपी नहीं लिया था और उसका कैंसर ठीक हुआ था। और बहुत लोगों ने भी उसके बाद, चूंकि किसी भी पर्सन की लेगेसी तभी बनती है जब उससे लोगों को फायदा हो रहा होता है। तो मेन स्ट्रीम मेडिकल पैराडाइम में यह बात सामने आने की जरूरत है कि हम माइंड पे भी काम करना शुरू करें, जो कि थोड़ा बहुत आ भी रहा है, लेकिन हाँ ये बहुत अभी सीमित है। तो माइंड पे तो हमने पहले देखा बेसिक लेवल पे कि खुश रहना है ना, तो जिसके लिए फिजिकल मूवमेंट है या मेडिटेशन है। लेकिन अब यहाँ पे स्पेसिफिक थॉट्स और इमोशंस पे काम किया जाता है, जो लुई हे की टीचिंग्स पे है। माइंड बॉडी मेडिसिन में अब आ जाएगा। पहचानना कि कौन से नेगेटिव विचार चल रहे हैं, हमारे मन में कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं,
और उन स्पेसिफिक इमोशंस को टैकल करना है। जैसे अगर डर है ना, डर बहुत कॉमन है, डर आ जाता है कि अब पता नहीं जिंदगी कितने साल चलेगी ना, तो इस डर को जीतना है। तो डर को जीतने के लिए यहाँ पे अफर्मेशन से आएगा और EFT आएगा। अफर्मेशन ज्यादा इजी है, तो पहले हम अफर्मेशन पे बात कर लेंगे। अफर्मेशन का देखिए क्या साइंस है। वैसे यह परिवर्तन में इसको बहुत डिटेल में किया गया है। हम सकारात्मक वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। जो अभी चल रहा है उसमें उसको देखकर हम सोच रहे हैं कि ये नेगेटिव है, ये हमारी जान को ले लेगा। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको वर्तमान काल में बोलना है। जैसे मैं लाइफ को एंजॉय करना सीख रहा हूं, मैं खुश रहना सीख रहा हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूं। तो जब इस तरह के अफर्मेशंस बोलेंगे, अफर्मेशंस को आप सॉन्ग बना सकते हैं। आप अपने कोई पसंद का म्यूजिक हो उसको बजाकर आप झूमिए और फिर झूमते झूमते अफर्मेशंस को लिख के रखिए और फिर उसको पढ़िए, उसको बोलिए। मैं लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुश रहता हूं, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इस 3 सेंटेंस में जो बीच का सेंटेंस है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है। हमें सीखने का मौका मिल रहा है। हम अपने डर को पहचान के उस पर काम कर रहे हैं, अच्छा ही तो हो रहा है ये। अगर हम सोल पर्सपेक्टिव पर जाए तो ये वास्तव में अच्छा हो रहा है। नहीं तो हम अपने आप पे काम नहीं करते, हम किसी और काम में व्यस्त रहते, डूबे रहते। खुद से प्यार करना सीखना है। अफर्मेशंस खुद से प्यार करने के लिए अपने घर के आईने पर आप लिख कर लगा लीजिए, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं, आई लव माई सेल्फ। और जब भी आईने के सामने जाए उसे बार बार बोले, मुस्कुराए, अपने चेहरे को देख के मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले। जब कुछ मुस्कुरा के हम बोलते हैं तो हमारे भीतर वो ज्यादा गहरी जाती है। अफर्मेशंस यहां पर अभी और भी आ सकते हैं। अभी इन अफर्मेशंस को, मैं खुश रहता हूं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं, इससे हम शुरुआत करें। सर ये तो रही बात अफर्मेशंस की, क्या हम कलर थेरेपी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने बात किया कि हमें छोटी उंगली को और छोटी उंगली से ही नीचे HT7 को दबाना है। बिल्कुल। तो यहां पर अगर इन्हीं पर जगह पे हम लाल रंग लगाएं तो ये हार्ट मेरिडियन को एक्टिव करने लग जाएगा। तो हमें यहां पर लाल रंग लगाना चाहिए। हार्ट मेरिडियन पे यहाँ पे 4 पॉइंट है। पहले तो हम सिर्फ 7 पर काम करना सीख ले। जब जीवन में 7 को रेगुलर मसाज करने का रूटीन आ गया हो तो 4, 5, 6, 7 इन चारों को हम लगातार मसाज कर सकते हैं। वहां पर लाल रंग लगा सकते हैं। तो HT7 पे, HT9 हार्ट मेरिडियन पे हम रेड कलर लगा सकते हैं। अभी डिटॉक्स करने के लिए बात हो रही थी। पैर के अंगूठे के पास LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से भी हम डिटॉक्स होता है। LV3 को हम मसाज कर सकते हैं और LV3 पर हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं। जो लीवर का कलर है वो ग्रीन है, तो LV3 पर ग्रीन कलर लगाएंगे तो वो डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। तो उसे हम मसाज भी करें और ग्रीन कलर भी लगाएं। और अगर ब्लड रिपोर्ट में पता चल गया कि कोई किडनी पर भी काम करने की जरूरत है तो किडनी के पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हैं। K1 पर पॉइंट्स पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक भी थोड़े हो जाएंगे कि उनका हेल्थ पे कौन सा पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन हार्ट वाला पॉइंट और LV3 वाला पॉइंट ये लगभग सभी लोग तो कर ही सकते हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि यदि आपके मन में कोई सवाल है, यदि आप इस बीमारी से या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपके मन में उस बीमारी को लेकर या फिर किसी भी समस्या को लेकर कोई सवाल है तो आप उस सवाल को हमें भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर पर आप अपना सवाल भेजिए। ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना सवाल भेजें तो आप अपने शब्दों में अपना सवाल भेजें कि आपको क्या बीमारी है, लिखिए। उसके साथ में आपको उस बीमारी में क्या तकलीफ हो रही है, जिससे कि हम उसको समझकर आप तक सही समाधान पहुंचा पाए।
तो सर इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऊर्जा के तल पर मैं इसको समझना चाहूंगी कि क्या ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा के बढ़ने से या कौन सी ऊर्जा के कम होने से भी इस पर हम आ जाते हैं कि HIV या फिर एड्स की समस्या सामने आती है? देखिए, इम्यूनिटी तो मुख्यतः इन ऊर्जा से प्रभावित होती है। हमारे शरीर में जो पृथ्वी प्राण है, पृथ्वी ऊर्जा, जो कि हमारे 5 मुख्य ऑर्गन लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी में बह रही है, तो उनकी इन ऊर्जा कम होने से इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। तो कोई भी इन्फेक्शन है तो इन ऊर्जा की कमी से होता है। इसलिए अगर पृथ्वी के साथ रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, तो यह हेल्प करेगा। तो इसीलिए आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमें पृथ्वी से, हमें नेचर में ज्यादा जाना चाहिए। और पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी किया जा सकता है। योग निद्रा लेट कर होता है, तो अगर जमीन पर कोई चटाई वगैरह बिछा करेंगे, बिल्कुल जमीन पे करने की बात नहीं है, तो लेट कर अगर योग निद्रा करते हैं तो एक तो रिलैक्सेशन को अलाउ करेगा, ये मन शांत रहना शुरू होगा और पृथ्वी प्राण भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। तो सर इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी, आगे समझना चाहूंगी मिथ्स के बारे में कि कौन से ये जो मिथ्स हैं ये कहाँ तक, कितने हद तक ठीक हैं और कितने गलत हैं, क्योंकि लोगों में, सोसाइटी में काफी सारी भ्रांतियां हैं HIV को लेकर के, तो वो भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन भ्रांतियों की वजह से ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है और उनको और भी ज्यादा समस्याओं का फिर सामना करना पड़ जाता है। तो मैं इस पर आना चाहूंगी। सबसे पहली जो भ्रांति है या मिथ है उसके बारे में जानना चाहूंगी कि किसी का फेस या फिर शक्ल देखकर बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को HIV या एड्स है। किसी के चेहरे में लिखा नहीं होता कि इसे HIV है या एड्स है। चेहरे को देखकर नहीं बताया जा सकता कि इस व्यक्ति को HIV है या नहीं है। एड्स तो देखिए एडवांस बीमारी का लक्षण हो गया है ना, बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लग जाएंगे तो व्यक्ति अपना नॉर्मल लाइफ भी बहुत बार नहीं कर पाएगा, उसका जो जनरल ओवरऑल फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा, कमजोरी आने लग जाएगी, कभी कभी वेट भी कम हो सकता है ना, रेगुलर रूप से फीवर रहेगा। तो एड्स तो खैर बिल्कुल क्लिनिकल कंडीशन हो गई। HIV नॉन क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है। नॉन क्लिनिकल मतलब कि अभी उन्होंने कभी हॉस्पिटल नहीं गए हैं या बस चेक कराया है और अभी पता चल रही है। तो HIV को देखकर नहीं बताया जा सकता कि किसी को HIV है या नहीं, मतलब फेस को देखकर। हाँ, सर इसके साथ ही एक समझना चाहूंगी कि एक ऐसा भी होता है कि लोगों ने टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट आया और पॉजिटिव की जगह वहां पर नेगेटिव आ गया, तो वहां पर भी लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि हमें नहीं है। इसको मेडिकल में कहा जाता है फॉल्स नेगेटिव। तो कोई भी जांच होती है, जितने भी जांचें हैं, हर जगह पे कुछ न कुछ फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव केसेस होते हैं। इसीलिए हमेशा जो रिपोर्ट्स होती है वो सप्लीमेंट्री है क्लिनिकल कंडीशंस की। कोई मरीज को क्या तकलीफ हो रही है, जो रिपोर्ट्स है वो सप्लीमेंट करता है, रिपोर्ट मेन चीज नहीं है, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव कभी कभी हो सकते हैं। सर ये जो HIV का टेस्ट होता है, इसकी जो रिपोर्ट होती है, कहा जाता है कि ये 21 दिन के बाद आती है, तो कई बार लोगों को इस वजह से भी लगता है कि हो सकता है कि उसके लक्षण या फिर जो बैक्टीरिया है उसने बहुत ज्यादा बढ़ना तब शुरू किया हो जब उसका रिजल्ट आ गया हो उसके बाद में। तो 21 दिन का जो टाइम होता है कि टेस्ट कराने से लेकर रिपोर्ट आने के बीच का, तो उसके बीच में भी ये जो बैक्टीरिया बढ़ सकता है। इतना फास्ट प्रोग्रेशन जनरली नहीं होता, और प्रोग्रेशन वैसे तो कभी भी हो सकता है। जो हमारी बॉडी में वायरस जो आता है उसको एंटीजन बोलते हैं, उसकी एंटीबॉडी डेवलप होती है, उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। तो HIV का जो जांचें होती है वो भी 2 तरह की होती है। जो मेन जांच होती है इलीजा होती है। सर इसके साथ ही अगला मिथ है कि किसी को अगर HIV है तो कहा जाता है उनके साथ में खाना पीना लोग बंद कर देते हैं, साथ में खाना पीना खाने से फैल जाता है, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए क्या है ना, एड्स का इतना ज्यादा डर है सोसाइटी में कि लोग नफरत करने लग जाते हैं। एक तो एड्स से, चूंकि ये सेक्सुअल रूट से फैलता है, तो लोग जजमेंट भी करते हैं। किसी ने ब्लड कभी ट्रांसफ्यूज किया हो तो इंजेक्शन से भी हॉस्पिटल में उससे भी हो सकता है ना। तो सिर्फ सेक्सुअल रूट ही नहीं है, लेकिन चूंकि सेक्सुअल रूट से फैलता है इसलिए कुछ लोग नफरत करते हैं, और ज्यादा लोग तो डरते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो जाए। वायरस हवा से नहीं फैलता, साथ में बैठने से नहीं फैलता,
टच करने से भी, हग करने से, हैंडशेक करने से भी नहीं फैलता। साथ में भोजन कर रहे हैं उससे नहीं फैलता। खाने पीने चीजों से एड्स फैलता ही नहीं है ना। एक ही थाली में अगर आप साथ में खा रहे हो तो इससे एड्स नहीं हो सकता। तो भी डरने की कोई बात नहीं है। सर इसी से मुझे एक वाक्य याद आया। अभी कुछ दिन नहीं, काफी दिन पहले की ये बात है। एक खबर वायरल हो रही थी जिसमें कि एक फल वाला था जिसने फल देते टाइम उनका हाथ कट गया था, तो उसमें से ब्लड उसमें गिर गया। तो ये आया था कि उससे भी उनको किसी और को HIV या एड्स हो गया था। तो ये कहाँ तक फैक्ट है और इस पर जानना चाहूंगी। पूरी तरह से गलत है। खाने पीने की चीजों से HIV नहीं फैलता है। वैसे तो यहाँ पर जो बात है कि जो ये बात मैंने भी पढ़ी थी, व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट हो रहा था, और यहाँ तक कि मतलब कुछ डॉक्टर्स भी फॉरवर्ड कर रहे थे। मतलब हैरानी बात है, जो क्योंकि पुराना समय हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। ये इन्फेक्शन डिपार्टमेंट पैथोलॉजी के अंदर आता है ना। तो अगर फल बेचने वाला कि ऐसे कभी अगर कट लग भी गया तो वो तो बहुत ड्रॉप या माइक्रो ड्रॉप होगा। वैसे हाइजीन का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए, हमें वैसी जगह पे ही खाना चाहिए जहां व्यक्ति का हाथ साफ सुथरा हो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कभी स्ट्रीट साइड अगर कभी ले भी रहे तो थोड़े बहुत टच हो जाने से खाने पीने का ब्लड जो है वो अगर हमारे पेट में भी जाएगा, अगर थोड़ा बहुत स्पॉइल अगर सलाद में या कोई चीज में थोड़ा सा गया है ब्लड, तो उससे हमारी बॉडी में वो जो खाने का जो रूट है हमारे मुंह से लेकर हमारे रेक्टम एनस तक, वो ये रूट ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। हमारे ब्लड में फिल्टर्स होते हैं और वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं कि जब एब्जॉर्ब का टाइम आएगा तो उसको वो रोक लेगी, तो वो फैल नहीं सकता। खाने की चीजों से वो नहीं फैल सकता। वो पता नहीं कैसे लिमिट्स उसको पॉपुलराइज कर देते हैं, क्यों समाज में अफवाह की चीजें ज्यादा फैलती है। ये एक हैरानी की वाली बात है। कहा जाता है और हम सब देखते भी हैं कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो स्प्रेड नहीं होगी, जो मिथ्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। शायद इसका एक कारण ये होगा कि हमारे समाज में डर काफी है, और जो डरते हैं वो उस चीजों को ज्यादा फैलाते हैं कि दूसरे सावधान हो जाए। लेकिन वो तो गलत, अपने आप में गलत है। सावधान होने की बात क्या है? हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम साफ सुथरी जगह पे खाएं, हाथ कटा ना हो, हाथ धुला हो, हाथ ग्लव्स जहाँ पे पहनते हैं, लेकिन अगर कभी कभार से फैलता नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर इस मिथ को क्लियर करने के लिए। सर इसी से मिलता जुलता एक और मिथ है मेरे पास आपके लिए कि एक ऐसा वाकया एक और वायरल हुआ था कि एक व्यक्ति था जिनको एड्स था और उन्होंने कोको कोला जो वेल नोन ब्रांड है बेवरेजेस की, तो उनके कंटेनर में उन्होंने अपना ब्लड डाल दिया था जिससे कि जो भी उसको पिए उनको भी हो जाए। तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, कोका कोला इन जनरल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक ना, वो हमारे काफी ज्यादा एसिडिक होता है वो, तो सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए। वो जनरल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है। लेकिन ऐसे तो ये बात बहुत अजीब सी लगती है कि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, है ना। लेकिन अगर किसी ने कर भी दिया हो तो कोल्ड ड्रिंक में एड्स का ब्लड आ जाने से वो फीको ओरल रूट में रहेगा, वो ब्लड में हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होगा, है ना। वो हमारे आंतों में जा रहा है, हमारे आंतों में जाने से वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है। जब तक वायरस का टच कांटेक्ट ब्लड टू ब्लड नहीं होता, है ना, तब तक वो इन्फेक्शन होता नहीं है। तो वैसे यह बात अपने आप पे मुझे लगता है ये तो झूठी होगी ये, लेकिन अगर हो भी जाए तो इससे माध्यम से नहीं फैल सकता। क्योंकि सर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि हमारा स्टमक है वहां एसिड भी होता है, तो जो भी कोई भी वायरस भी जाएगा तो उसमें मिलकर वो न्यूट्रल हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर इसके साथ ही मैं बढ़ती हूँ अगले सवाल की। और अगला सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तभी भी उनसे संक्रमण फैल सकता है? हाँ, जिस व्यक्ति को HIV हो गया है वो शरीर में HIV के वायरस रहते हैं। जो ट्रीटमेंट है HIV का या एड्स का, ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज की डेट पे भी नहीं है। हाँ, कोशिश की जाती है कि वायरस का जो लोड है वो कम हो, रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट चलता है। संक्रमण फैलने का रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन कैसे? सेक्सुअल रूट से।
साथ बैठने से नहीं, साथ बैठ के खाने पीने से नहीं, हाथ मिलाने या गले मिलने से भी नहीं। लेकिन जिसको एक बार हो गया, ट्रीटमेंट उसका समाप्त हो जाने के बाद भी रिस्क तो हमेशा रहता है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनता है तो प्रिकॉशन तो लेना चाहिए। ओके, तो सर इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ अगले मिथ की और। अगला मिथ या फैक्ट आपसे जानना चाहूंगी। कहा जाता है कि एचआईवी के जो मरीज हैं, जो भी महिलाएं हैं, तो उनको कंसीव नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो उनका जो बेबी होगा वो भी एचआईवी पॉजिटिव होगा, ये कहाँ तक ठीक है? हाँ, रिस्क तो है। जो मदर का, और मेन बात है कि जो मदर है एचआईवी, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो बॉडी पे एक प्रेगनेंसी अपने आप एक लोड है। अब यहाँ पर ना एक पहलू हो जाता है कि किसी को प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चला कि एचआईवी है, तब तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही करेगी। हाँ, अब उसके बच्चे का ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर कोई अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो बेहतर होगा कि चूंकि बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कभी भी हो सकती है, तो अपने शरीर पर प्रेगनेंसी जो है वो एक शरीर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक टास्क होता है ना। एक बच्चे को 9 महीने के लिए गर्भ में रखना, है ना, डिलीवरी, तो बेहतर है कि बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाए। अगर थोड़ा सा कल्चरल यहाँ पर अडॉप्शन का बहुत ज्यादा अभी भी भारत में नहीं है, लेकिन अडॉप्शन ही बेहतर है। प्रेगनेंसी शरीर के ऊपर एक काफी, उसके लिए एक हेल्दी शरीर चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी समय डिटेक्ट हो तो फिर उसका ध्यान रखा जा सकता है। मदर ब्रेस्ट फीड करे कि ना करे, यहां पर सवाल इस तरह से आता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी दौरान पता चला कि एचआईवी था, अब वो महिला अपने बच्चे को दूध पिलाए कि ना पिलाए, तो यहां पर फिर क्या CD4 काउंट कितना है उस पर निर्भर करेगा कि क्या स्टेप लेना चाहिए। बच्चे का जन्म के समय वजन कितना है, अगर बच्चे का जन्म का वजन अच्छा है और अगर वो बॉटल फीड, अगर वो एक्सटर्नल दूध पे सर्वाइव कर सकता, रह सकता, तो वो बेहतर है। लेकिन अगर वो लोअर वेट रेंज में हो और अगर माँ का CD4 काउंट अभी ठीक ठाक चल रहा हो तो ब्रेस्ट फीड 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड किया जा सकता है। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, केस टू केस बहुत रिजल्ट अप्रोच वेरी कर जाएंगे। जहां से इलाज चल रहा हो वहां से टच में रहना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। थैंक यू सो मच सर इस मिथ को भी क्लियर करने के लिए। इसी के साथ मेरा आपसे अगला सवाल है कि एचआईवी इन्फेक्शन हमेशा ही एड्स में परिवर्तित होता है, ये कहाँ तक ठीक है? एचआईवी इन्फेक्शन हमेशा एड्स में परिवर्तित नहीं होता है। यह नॉलेज बहुत सारे एचआईवी मरीजों के लिए बहुत सुकून वाली हो सकती है कि अगर आप अपना ध्यान दें, अपना ध्यान सिर्फ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपना ध्यान ओवरऑल हेल्थ के ध्यान रखने की वजह से, माइंड की तरफ से, युवा की तरफ से, मेडिटेशन की तरफ से, तो ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में वायरस हो लेकिन ये इम्यून सेल्स को कम नहीं कर पाए, यानी कि ये एड्स ना बन पाए। तो एक एचआईवी मरीज अगर अपना इम्यूनिटी का, अपने हेल्थ का ध्यान रख पाता है, रख लेता है, तो हो सकता है ये उसको जीवन में कभी भी एड्स ना बने, वो एचआईवी बनकर ही रह जाए और उसकी जिंदगी आराम से कट जाए। तो सर इस पर हमने बहुत दीर्घ उत्तरीय बोल सकते हैं या विस्तार में हमने इस पर चर्चा की है कि हमें कैसे अपने आप को ध्यान रखना है। लेकिन जब मैंने आपसे एक बार और सवाल पूछा है, तो अगर कोई व्यूअर अभी हमसे जुड़े हैं तो मैं एक बार और आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा संक्षिप्त में बता दें कि एचआईवी पॉजिटिव जो भी लोग हैं वो अपना ध्यान कैसे रखें। अपना हेल्थ का ध्यान रखना एक लॉन्ग टास्क है। अपने माइंड का ध्यान रखना है, माइंड का ध्यान योगा से रखना है, ध्यान से रखना है, अफर्मेशन से रखना है, फिर अपने अच्छे राइट फूड से ध्यान रखना है, फिर अपना ध्यान एक्यूप्रेशर से रखना है, फिर अपना ध्यान म्यूजिक थेरेपी से रखना है। अगर आप किसी म्यूजिक को सीखने में जाते हैं
तो इससे आपकी खुश रहने की संभावना बढ़ जाती है ना। म्यूजिक इज ए ग्रेट टूल। तो संगीत को सुनने की आदत डालें, संगीत को गाने की आदत डालें, बेसिकली खुश रहने की आदत डालें। अगर खुशी को बढ़ा लिया जाए तो काफी हद तक आप अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। मैं बढ़ती हूँ आपसे अगला सवाल का जवाब जानना चाहूंगी कि क्या HIV का इलाज उपलब्ध है? HIV का इलाज मेडिकल में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के रूप में करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से कारगर तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सिचुएशन डिटेरियोरेट ना हो उसको किया जा सकता है, इसको पूरी तरह रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उतना भी हो जाता है तो एक जहां पे जान जाती थी उसके रिस्पेक्ट में तो ये काफी अच्छा है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो मेडिकल में पॉपुलर थेरेपीज है सिर्फ वही सब कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर आप अपना ध्यान आध्यात्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, माइंड के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे, एक अच्छे डाइट के लेवल पे अगर करते हैं तो ये काफी हेल्प कर सकता है आपको। जो भी हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध है और कई जगह पे तो सरकार की तरफ से इसमें फ्री दवाइयां दी जा रही है। दवाइयां आप ले क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, लेकिन यह बात समझे कि सिर्फ दवाइयां ही सब कुछ नहीं है। दवाइयों से भी ज्यादा आपको खुश रहना योगा और ध्यान और एक्यूप्रेशर और अफर्मेशंस आपको हेल्प करेंगे, आपको इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखेंगे और आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिजनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि हम रीजनल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं और ऐसा नहीं है, ये घातक है लेकिन ऐसा नहीं है कि जानलेवा ही हो। तो इससे संबंधित मेरा एक सवाल है, हालांकि आपने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं और भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके मन में ये है कि अगर मुझे HIV हो गया है तो अब मेरे पास कुछ ही दिन है। ऐसा भी नहीं है। HIV तो बस ये है कि शरीर में वायरस आया है ना। इस वायरस ने अभी अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया है कि नहीं किया है ये पक्का नहीं है ना। HIV एड्स बन जाता है, यानी कि लक्षण उसके प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, हमारे CD4 इम्यून सेल्स के काउंट्स कम होने लग जाते हैं, तब ये ज्यादा नाजुक स्थिति में पहुंची बात। HIV सिर्फ होने पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन जैसी जिंदगी, हाँ थोड़ा सा कि आप अपने शरीर पर एक्स्ट्रा लोड ना डालें, है ना, प्रेगनेंसी का, पेरेंट्स बनने का, लेकिन एक रिजनेबल बेसिक लाइफ तो जी जा सकती है। आप जीवन में अब कब दिन बचे हैं जीवन के, ऐसा नहीं सोचना है। हाँ अपना ध्यान पूरा रखना है, मैक्सिमम हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर ये भी बताने के लिए। अब मैं आपसे एक बार मतलब ये जो बात करना चाहूंगी वो ये है कि जो HIV पॉजिटिव लोग होते हैं तो उनको लेकर बाकी के लोगों की थोड़ी सी धारणा बदल जाती है, उनका व्यवहार अलग हो जाता है। एक तो जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो उनको ऑलरेडी वो पीड़ा में है, उनको ऑलरेडी परेशानी हो रही है और उसके साथ ही ऑलरेडी वो मेंटल लेवल पर परेशान चल रहे हैं और बाकी के लोगों का जब बिहेवियर चेंज होता है तभी भी उनको और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो ये और समझना चाहूंगी कि हम एज अ सोसाइटी हमें उनकी तरफ कैसे जो अपना व्यवहार है वो कैसा रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल उठाया अनुष्का जी आपने। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, अगर आपके आसपास कहीं पर कोई HIV का या एड्स का पेशेंट हो तो देखिए, एड्स का पेशेंट होगा तब तो वो इतना कमजोर होना शुरू हो जाएगा, तो वो खुद घर से बाहर कम निकलता है, ऑफिस में नहीं जाता और बाकी जगह नहीं जाता। अगर वो इसकी एनर्जी लेवल ठीक है, वो जा रहा है, तो अभी तो एड्स के लेवल तक नहीं पहुंचा है ना। HIV का मरीज आपके आसपास आपको पता चलता है, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। आप उनके पास बैठ रहे हैं, उनके आसपास सांस ले रहे हैं, हमारी सांस की वायु से HIV नहीं फैलता है। साथ में आप पार्टी कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे HIV नहीं फैलता। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन कृपया ना करें, बल्कि आप उनको अगर मनोबल प्रदान करना चाहिए
कि चाहे जो भी कारण रहा हो, है ना, हमेशा सेक्सुअल कारण नहीं होता। और अगर सेक्सुअल कारण भी है तो अब जो गलती हो गई उसके लिए कोसने की बजाय मनोबल प्रदान करना चाहिए कि अब क्या किया जा सकता है ना। आपके साथ बैठने से आपको तो HIV नहीं हो रहा है, तो जो मनोबल प्रदान करना है, जो मोटिवेशन देना है, होप देना है, वो तो दे सकते हैं खुश रहने के लिए। कोई इंसान जितना खुश रहेगा उतना वो बेहतर, वो लंबी जिंदगी जी जाएगा। तो थोड़ी जिंदगी दूसरों को बांटे, थोड़ी दे, है ना। कोई डिस्क्रिप्शन कृपया ना करे, और खास बात है आप डरे नहीं, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं है। सर, जैसे कि हमारा सिद्धांत है, PSSM का सिद्धांत है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो हम लोग मोस्टली ध्यान से ही खुद को हील करते हैं। हम खुद को तो हील कर रहे हैं, लेकिन जब किसी को जरूरत पड़ती है हमारी, जहां पर उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो हमारा जो फर्ज होता है कि हमें मदद तो करनी ही है। उसके लिए जब हम अस्पताल जाते हैं, तो जब वहां पर ब्लड हमारा लिया जाता है, तो वो जो निडल है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी HIV के जो संक्रमण है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो इसके सिचुएशन में क्या करें, और क्या ये ऐसा होता है वाकई में? हाँ, देखिए, डर एक ऐसी चीज है कि वो किसी भी इंसान को ना किसी भी तरह से हो सकती है, और फिर वो बहुत कमजोर कर देती है। जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तब भी ऐसा हुआ। अगर वार्ड में कोई HIV का पेशेंट एडमिट है ना, तो उसको लोग उसका ब्लड सैंपल लेना या इसको इंजेक्शन लगाना में सभी लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। जो स्टाफ की ड्यूटी है, कई सारे स्टाफ की ड्यूटी है, तो कुछ ऐसा स्टाफ, कुछ डॉक्टर ऐसा मैंने देखा है जो बोलते हैं कि नहीं, जाके ऐसा करो, तो उस पेशेंट को तुम जाके कर दो। मतलब वहां पे थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, उसका ब्लड हमारे से टच ना हो, है ना। उस पेशेंट को जो इंजेक्शन जो लगा, उस इंजेक्शन का जो टिप ऑफ द निडल है वो हमारी बॉडी से टच ना हो। तो वैसे तो आइडियली ग्लव्स पहन के ही काम किए जाते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए, या कई सारे पेशेंट्स होते हैं तो सिर्फ हाथ हैंड स्टरलाइज करके सैनिटाइजर से, उससे भी काम बहुत जगह पे करते हैं। तो सिर्फ नजदीक जाने से तो ब्लड होता नहीं, इन्फेक्शन फैलता नहीं है। ब्लड को जब हैंडल कर रहे हैं, और हर जगह पे नई सुई ही होती है, जब तक पेशेंट का ब्लड आपके ब्लड से टच नहीं होता है तब तक इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या इंजेक्शन दिया था, तो वहां तो नई सुई होती है, नया पैक होता है। तो अगर कहीं पर HIV का पेशेंट एडमिट भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे नई सुइयों का ही प्रयोग होता है, पुरानी सुइयों का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता। सिंगल यूज सिरिंज ही यूज होती है। पेशेंट को लगाने के बाद सिर्फ निडल टच होती है पेशेंट के स्किन से, उसके मसल से, लेकिन जो सिरिंज होती है वो भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में अब यही पॉलिसी है, इन्फेक्शन के रेट को कम करने के लिए, और ये अच्छा है। तो इन्फेक्शन पास होने से नहीं फैलता है। HIV का मरीज आपके बगल के बिस्तर पर भी हो तो भी आपको HIV नहीं होगी। अगर अब कोई बिल्कुल इंटेंशनली अगर पहुंचाना हो, उसका ब्लड का इंजेक्शन आपको दे दे, तभी अलग बात है ना। वैसा कोई भी हेल्थ स्टाफ खुद भी नहीं करेगा, और वैसा पास में होने से HIV नहीं फैलती है। पास में HIV मरीज हो, उसके बगल में अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं या कोई दवा का इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उससे HIV नहीं फैलती है। कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आज आपने इतने सारे मिथ्स कवर किए, मिथ्स के बारे में बताया कि कितने सारे मिथ्स सोसाइटी में ऐसे घूम रहे हैं जिससे लोगों में और ज्यादा डर बढ़ रहा है। तो जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है हमें समझने की कि हमें कहाँ पर अपना ध्यान किस तरह से रखना है। तो सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। और एड्स जैसे टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि काफी लोगों में करेज नहीं होता है बात करने के लिए, थोड़ा डरते भी हैं। तो आपने हमें यहाँ आकर के हमारे जो सभी व्यूअर्स हैं उन तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। मुझे लगता है कि उनके भी जीवन में थोड़ी आशा की किरण इससे आई होगी, और थोड़ा सा रोशनी, जब ज्ञान रूपी रोशनी उनके जीवन में आएगी तो ये जो डर का अंधेरा है वो जरूर साइड होगा। तो सर, इसी के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन यदि आपके मन में भी है कोई सवाल आपकी बीमारी से रिलेटेड या फिर एड्स HIV से रिलेटेड, तो हमें भेजना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पर अपना सवाल जरूर भेजें। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो भी आपका सवाल है उसे आप अपने शब्दों में लिखकर भेजें, जो भी आपकी समस्या है उसे आप अपने शब्दों में लिखें, जिससे कि आप तक सही समाधान पहुंचाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।